जी नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS360 में। आप और मैं मिलकर तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय कंप्यूटर कृषक भर्ती परीक्षा 2026 की, जो कि हमें अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। हम कवर कर रहे हैं टेक्निकल पेपर के ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ये कितने तरह की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हमने पढ़ा। इसमें हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पढ़े, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड कर दी है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है, या हम ऐसा कहें कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो एक सबसे की पॉइंट आता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है। कौन सी प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है, ईच प्रोसेस असाइन ए प्रायोरिटी वैल्यू। जैसे एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया था कि जैसे अगर एग्जांपल है, जैसे कोई पर्सन टू पर्सन है, अब जैसे दो पर्सन है, तो एक पर्सन जैसे हो सकता है कि एज में हो, ओल्ड, काफी जैसे ओल्ड हो, तो उनको हम कई जगह जैसे सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई प्रोसेस है जिसमें दोनों को एंगेज करना है, तो हम पहले किसको करेंगे, जो कि एज में है। तो वहां पे हमने क्या देखा, प्रायोरिटी देखी। ये नहीं देखा कि पहले कौन आया था, या फिर किसका काम कम है, या फिर हमने राउंड रॉबिन की तरह उनको एक क्लॉक टाइम नहीं दिया कि हम आपका काम इतनी देर के लिए करेंगे। हमने क्या देखा, वहां पे प्रायोरिटी देख रहे, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा थी, एक जो सीनियर सिटीजन है उसकी ज्यादा। ऐसे ही क्या होता है, प्रोसेस की भी अलग अलग प्रायोरिटी डिसाइड रहती है कि कौन सी प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं। सेकंड पॉइंट लगाता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी इंप्लीमेंटेड इन बोथ वेज। ये प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। राउंड रॉबिन हमने पढ़ी, जो राउंड रॉबिन थी वो केवल प्रिमिटिव ही होती थी। उसमें केवल हम क्या करते, उसमें हम प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकते थे केवल, और उसमें नॉन प्रिमिटिव में क्या करते हैं, प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं कर सकते। बट राउंड रॉबिन में प्रोसेस को इंटरप्ट करना जरूरी होता है, इसलिए वो हमेशा केवल प्रिमिटिव टाइप की ही होती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दोनों तरह की हो सकती है, प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल है ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम फॉर थ्री प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3। यहाँ पे हायर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है हायर प्रायोरिटी को, और हम ये जो एग्जांपल दे रहे हैं प्रिमिटिव को, मतलब इसमें हम प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीन प्रोसेस दी हुई P1, P2, P3। अराइवल टाइम हमें डिफरेंट दिया हुआ है 0, 1, 2। बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है सबका, और यहाँ पे एक चीज दी हुई है हमें, प्रायोरिटी क्या दी हुई है, प्रायोरिटी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रायोरिटी के हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते, क्रिएट करते हैं इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। तो गैंट चार्ट जो हम क्रिएट करते हैं, तो गैंट चार्ट क्रिएट करते टाइम हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम P1 का कितना है, 0। तो सबसे पहले प्रोसेस होने के लिए कौन आएगा, P1 आएगा। कौन आएगा, P1। और चूंकि ये प्रिमिटिव है, इसका मतलब कि इसको इंटरप्ट किया जा सकता है, बीच में ही इस प्रोसेस को रोका जा सकता है, अगर इस वाले केस में कि अगर ज्यादा प्रायोरिटी वाली कोई प्रोसेस बीच में एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाती है। तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6 ms। इसका मतलब P1 का काम 6 ms का है, तो वो 6 ms तक एग्जीक्यूट होगा। क्या इसके बीच में कोई और प्रोसेस होने के लिए आ रहा है क्या, P2 और P3। इसका टाइम कितना है, 1 और 2। इसका मतलब कि जो प्रोसेसर P1 को एग्जीक्यूट करेगा, 1 माइक्रोसेकंड बाद P2 आ जाएगी, और 2 माइक्रोसेकंड बाद कौन आ जाएगी, P3 आ जाएगा। तो जैसे ही P1 1 माइक्रोसेकंड एग्जीक्यूट होती है, P2 आ गई है। तो P2 की प्रायोरिटी कितनी है, अपने आप देखेंगे 3। कितनी है, 3। और P1 की प्रायोरिटी है 2। इसका मतलब कि जो यहाँ पे P1 है वो P2 के लिए तो इंटरप्ट नहीं हो, वो इंटरप्ट किसके लिए होगी, P3 के लिए। जब 1 माइक्रोसेकंड और करेगा P1, 2 माइक्रोसेकंड काम कंप्लीट कर लेगा, जब आएगी P3 है, P3 आएगी, P3 की प्रायोरिटी है 1 और P1 की प्रायोरिटी है 2। इसका मतलब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, हायर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी। यहाँ पे छोटा सा जो कंफ्यूजन है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है हायर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी। तो हायर नंबर P1 और P2 में जब हम कंपेरिजन कर रहे थे, तो हायर प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी 3, प्रोसेस 2 की हायर प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे प्रोसेस 1
केवल 1 माइक्रोसेकंड एग्जीक्यूट होगा और P2 जैसे ही आ गई तो वहां पे P1 इंटरप्ट हो जाएगी और देन कौन सी प्रोसेस आएगी एग्जीक्यूट होने के लिए P2 आए। P2 का काम कितनी देर का 4 माइक्रोसेकंड का। 4 माइक्रोसेकंड जब 1 माइक्रोसेकंड चली तो 1 माइक्रोसेकंड चलने पे P3 आ जाएगी। यहाँ पे वेटिंग स्टेज में कौन आ गया P1 आ गया। इसमें 6 में से 5 इसका काम बचा है 1 काम इसका 1 माइक्रोसेकंड का काम कंप्लीट हो गया। P3 P3 जब एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी तो हम देखेंगे कि P1 की प्रायोरिटी P2 की प्रायोरिटी 3 है और P3 की प्रायोरिटी 1 है। तो अभी भी हायर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है हायर प्रायोरिटी को, मतलब P2 ही हायर प्रायोरिटी पे रहेगा। इसका मतलब है कि P2 अपनी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। कि P2 की कितनी प्रोसेस है 4 माइक्रोसेकंड की, इसका मतलब 1 to 4 कितना हो गया 5 माइक्रोसेकंड तक P2 पूरी प्रोसेस हुई। अब क्या हुआ P1 और P3 बचा। कौन कौन बचा है P1 और P3। P1 की प्रायोरिटी कितनी है 2 और P3 की प्रायोरिटी कितनी है 1। हायर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी। तो P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो अब एग्जीक्यूट कौन होगा P1 होगा। वापस P1 एग्जीक्यूट होगा। P1 का कितना काम बचा हुआ है 5 माइक्रोसेकंड का। तो P2 जब खत्म हुआ था 5 माइक्रोसेकंड पे तो 5 माइक्रोसेकंड और रीड हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइक्रोसेकंड। अब लास्ट कौन बचा P3 एग्जीक्यूट होगा। P3 का कितना काम है 5 10 + 5। इस तरह से हम इसका गैंट चार्ट बना देंगे। गैंट चार्ट बनाने के बाद हम क्रिएट करेंगे इसका इस टेबल को एक्सटेंड करेंगे और हम बनाएंगे कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम हम निकाले P1 के लिए तो पीछे से देखेंगे P1 कब कंप्लीट हो रहा है 10 माइक्रोसेकंड पे। P2 कब कंप्लीट हो रहा है 5 माइक्रोसेकंड पे और P3 कब कंप्लीट हो रहा है P3 कंप्लीट हो रहा है 15 माइक्रोसेकंड पे। कंप्लीशन टाइम निकालने के बाद हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं देखते हैं। टर्न अराउंड टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम यहाँ पे कितना है 10, अराइवल टाइम कितना है इसका 0। तो कितना हो जाएगा तो 10 - 0 कितना हो गया 10। फिर बात आती है P2 की। P2 में कंप्लीशन टाइम कितना है इसका 5 और अराइवल टाइम कितना है 1 तो इसका 4 टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। फिर बात आती है P3 की। तो P3 का कितना है 15 - 2 इसमें इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया 30। आई होप आपको समझ में आया। अब बात आती है वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का बीच का जो डिफरेंस है वो हम निकालते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है इसका 10, बर्स्ट टाइम कितना निकला इसका 6। कितना टर्न अराउंड टाइम है इसमें दिया हुआ है हमें इसका 6 दिया हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा 4। प्रोसेस 2 के लिए 4 - 4 तो इसका वेटिंग टाइम मिलकर आ जाएगा 0 माइक्रोसेकंड। फिर बात आती है प्रोसेस 3 की P3 की 13 - 5 तो इसका जो टोटल वेटिंग टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। तो इससे हमने निकाल दिया इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग। हमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड। अगर हम निकालेंगे एवरेज निकाले एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना निकलेगा 10 + 4 + 13 कितना हुआ 27 डिवाइडेड बाई 3 इसका मतलब हो गया 9। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलेगा आपका 9। और एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा 12 4 + 0 + 8 12 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो गया 4। तो इस प्रोसेस चार्ट के लिए हमारे पास हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम 9 और एवरेज वेटिंग टाइम 4। यही आपको ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे और इनको आपको सही टिक करना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हमने देखा प्रिवेंटिव टाइप जो जिसमें हम इंटरप्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नॉन प्रिवेंटिव टाइप इट्स मीन उसमें हम इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिवेंटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग।
सेम। अब इसमें केवल एक डिफरेंस ये रहता है कि नॉन प्रिमिटिव है, इट्स मीन इसमें प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट प्रोसेस आ पाएगी। तो उसका जब हम गैंट चार्ट क्रिएट करते हैं, तो गैंट चार्ट जब हम उसका बनाएंगे, तो सबसे पहले अराइवल टाइम के हिसाब से कौन सी प्रोसेस आएगी, P1 आएगी। P1 आई 0, फिर P1 पूरी एग्जीक्यूट हो, वो बीच में इंटरप्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो P1 का काम कितनी देर का है, 4 माइक्रोसेकंड का। अब 4 माइक्रोसेकंड में P2 भी प्रोसेस होने के लिए आ गया और P3 भी प्रोसेस होने के लिए आ गया। तो कंपैरिजन किसके बीच में होगा, P2 और P3 के बीच में होगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है लोअर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी, वहां हमें दिया हुआ था हायर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी, यहाँ हमें दिया हुआ है लोअर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी। तो एक बार ये लाइन हमें जरूर एग्जाम में चेक करनी, कौन सी बार कंफ्यूजन इन्हीं लाइन्स के डिफरेंस से हो जाता है। तो यहाँ पे हम 1 और 3 दोनों जो प्रायोरिटी उसको चेक करेंगे, तो लोअर नंबर इट्स मीन 1 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी इससे 3 से। इट्स मीन P2 पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, P3 बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो पहले क्या एग्जीक्यूट करेंगे, P2 का कितनी देर का काम है, 2 माइक्रोसेकंड का, तो टोटल 6 माइक्रोसेकंड का काम हो गया। फिर बात आई P3 की, तो P3 का काम कितनी देर का, 6 माइक्रोसेकंड का, तो 6 + 6 का, तो ये बेसिक सेंस का गैंट चार्ट बन गया। इस गैंट चार्ट की मदद से हम क्या बनाएंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम, कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम की मदद से हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, और टर्न अराउंड टाइम की मदद से हम निकालेंगे उसका वेटिंग टाइम, और फिर हम इसका निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम हम निकालें, तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका जो गैंट चार्ट हमने क्रिएट किया, तो गैंट चार्ट की मदद से निकालते हैं। तो P1 का कितना है 4, P2 का कितना है 6, हम पीछे से देखते हैं, और P3 का कितना आया 12। इजीली का प्लीज का कंप्लीशन टाइम निकाल दिया। टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है इसका 4, अराइवल टाइम कितना है इसका 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट 6 - 1 कितना हो गया इसका 5, 12 - 2 कितना हो गया इसका 10। आई होप आपको इजीली समझ में आया। हमने कई बार इसकी प्रैक्टिस करी, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी तरह से सारे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाले थे। फिर हम बात करते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो हम फटाफट इसका निकाल लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम कितना है 4 आया, बर्स्ट टाइम कितना है इसका 4, तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर बात आती है P2 के लिए। P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना है 5 माइनस इसका बर्स्ट टाइम 2, तो इसका टोटल वेटिंग टाइम हो जाएगा 3। फिर बात आती है P3 की, तो P3 का टर्न अराउंड टाइम है 12 और बर्स्ट टाइम 6, तो इसका टोटल वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आए हो। नेक्स्ट आप निकालते हैं इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो इनको जोड़ लेंगे, 4 + 5 + 10 कितना आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया ये 6.3। फिर बात आती है वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम कितना हुआ 0 + 3 + 6, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा ये 3। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 3 और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा इसका 6.3। तो इस तरह से हमने इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल दिया। ये प्रोसेस अगर आप खुद से करते हैं, बहुत क्विकली करते हैं, तो ये प्रोसेस पूरी करने में मुश्किल से आपको 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए, 1 मिनट से, और इतना ही टाइम आपके पास होता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और बहुत ईजी क्वेश्चन आपकी जितनी अच्छी से प्रैक्टिस होगी, आप इजीली कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालकर उसका एवरेज निकाल लेंगे, जिससे कि आपको जो भी ऑप्शन गिवन रहेंगे उसमें से आपको सही आंसर आपका मिल जाएगा। बहुत ईजी है, केवल आपको याद रखना है कि कौन सी प्रोसेस पूछी गई है, प्रिमिटिव पूछी गई है, नॉन प्रिमिटिव पूछी गई है,
फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपको एसजेएफ पूछी गई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पूछी गई है, राउंड रॉबिन पूछी गई है, या फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दी गई है। तो ये चीज आप एक बार याद कर लेंगे तो फिर उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल सेम है, वैसे ही गैंट चार्ट क्रिएट होगा, वैसे ही कंप्लीशन टाइम निकाला जाएगा, वैसे ही आपका टर्न अराउंड टाइम और वैसे ही उसका वेटिंग टाइम निकाला जाता है। और उसका एवरेज निकालना बहुत ईजी होता है, और एवरेज निकाल कर हम सीधा सीधा कि जो भी आंसर होते हैं उसमें हम उसको टिक कर लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। बहुत सी बार आजकल नए पैटर्न के हिसाब से आपको टर्नर एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम दे दिया जाता है, तो आपका वो पूछ लिया जाता है कि जैसे कि P2 का अराइवल टाइम कितना है, तो आप वहां उस जगह x रख के और उस पूरे प्रोसेस को एज इट इज करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो जब बात आती है जब कुछ टफ पेपर आता है, बाकी आपके कंप्यूटर इंग्लिश के पेपर में इतने ही सेम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो और आपने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अच्छे से समझ ली हो, चाहे प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो। प्रीवियस लेक्चर में भी जो आपको राउंड रॉबिन और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव बताई गई वो आपने देख ली होगी। इनकी आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी आपके डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।